अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। एक और जुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मेहरबान। आज जुमे का दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइपर केस में ज़मानत मंजूर कर ली है, क्योंकि इन दोनों का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में था। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और खुशखबरी की भी बात है, और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को मुबारक भी हो कि उनके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी की वजह से अडियाला जेल के बाहर और लाहौर में बहुत ज़्यादा खुशी का लम्हा है। ये सिर्फ इन दो जगहों पे नहीं बल्कि जमान पार्क में जो है ये खुशी इससे दो गुना डबल हो चुकी है, और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये खुशी का लहर जो है फैल चुका है। साइपर केस में पाकिस्तान यानी बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हुई है, लेकिन और ये इनकी जमानत किस शर्त पे मंजूर हुई है? सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इनको बताया गया है कि आप 10-10 लाख रुपए का जमानती मचल के जमा करें। ये बहुत अच्छी खबर है और इसमें बहुत बेहतरीन किस्म के रिमार्क्स दिए गए हैं। वो रिमार्क्स आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, और इस रिमार्क से पता चलता है कि पाकिस्तान में अब भी जान है और पाकिस्तान की अदालतें जो है ना अब भी इसमें जान है और वो कुछ करना चाहती है। ये रिमार्क्स मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बताया गया है कि अगर साइपर मौजूद नहीं था, बहुत बड़ा सवाल है, शायद इससे बड़ा सवाल और कोई नहीं हो सकता। बताया गया है कि अगर साइपर मौजूद नहीं था तो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह का सवाल पूछना चाहिए भी था और इसका हक भी बनता था। फिर आगे मजीद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा था कि साइबर गुम हो गया है? शहबाज शरीफ साहब ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती का इजलास किया था? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। कौमी सलामती रिमार्क्स में मजीद उन्होंने बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइपर पेश हुआ था, तो प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बास साहब ने कहा था कि जी हाँ, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइपर पेश हुआ था। फिर मजीद कहा गया है कि साइपर पेश हुआ था तो ये कैसे मुमकिन है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब ने डिकोड करने के बाद वाली कापी कौमी सलामती कमेटी में पेश हुई थी। साइबर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा हुआ, ये चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हो, उन्होंने उनको कहा था कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे इसमें से तो गैर मुल्की कुव्वत को नुकसान पहुंच रहा है। यानी जिस तरह आप मुसलसल आप कह रहे थे कि इसकी वजह से जो है ना गैर मुल्की जो है ना कुव्वत को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ये जो दस्तावेजात आप शो कर रहे हैं या आप हमें दिखा रहे हैं, इससे तो गैर मुल्की या जो कुव्वत है उसको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अहम रिमार्क्स पूछे हैं और ये जो है ना काफी लोगों के जहन जो है ना अब खुल जाएंगे इसके बाद। फिर जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने और भी रिमार्क्स दिए, वो आप लोगों के सामने मजीद रखता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात पाकिस्तान में दोबारा देखना चाहते हैं? यानी मौजूदा जो सूरत हाल है आपने देखे भी होंगे, ये सिर्फ 1977 या 1970 की बात नहीं है, इसके बाद भी हमने काफ़ी अरसे में यानी काफ़ी वक्त में ये चीज़ें हमने देखी है। एक दो साल हुकूमत चली और फिर वो हुकूमत जो है गिर गई है। इस तरह के हालात हमने बहुत देखे, लेकिन उन्होंने स्पेशल यानी खुसूसन ये 2 पूछे कि 1970 और 1977 वाले हालात आप पाकिस्तान में दोबारा देखना चाहते हैं? हर दौर में सियासी रहनुमाओं, ये बहुत अहम रिमार्क्स है। ये जो है ना पूरी जिंदगी सोचना भी चाहिए इंसान को, ये याद भी रखना चाहिए कि हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा सलूक क्यों होता है। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? बड़ा सवाल ये निशान है। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है, बानी चेयरमैन पीटीआई का नहीं है, बल्कि आवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। यानी काफ़ी वक्त बाद जो है ना इस तरह के रिमार्क्स मिले हैं और इन रिमार्क्स में भी काफ़ी जान है। अगर इस पे सोचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जान है। वो कहते हैं अगर बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर आते हैं तो क्या होगा, क्योंकि वो जो है ना मुसलसल हम देख रहे जो प्लेन वो तैयार कर रहे हैं, वो तो जेल के अंदर भी वही प्लेन वो तैयार कर रहे, जेल के बाहर भी आते तो उनका प्लेन जो है ना वैसे भी कामयाब होगा।
क्योंकि ममालिक में जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह नहीं चलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो बिल्कुल मॉडर्न चीज़ें इस्तेमाल करती है, यानी जो मॉडर्न टाइम पे जितने भी चीज़ें चलती है वो इन्हीं के साथ चलते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो बाकी जितने भी पार्टियों के लोग हैं या हमारी हुकूमत जो है ना वो पुरानी चीज़ों के ऊपर चलती है। वही पुराने बाबे जो है ना ऑफिस के अंदर बैठे, उनको अंदाज़ा नहीं है कि जो है ना इस मौजूदा वक्त में जो है ना क्या कुछ हो रहा है। और इसके अलावा इसके एक और भी रीज़न है, वो लोग जो है ना ज़्यादातर कोशिश किया जाता है जो एक्सपीरियंस की बेस पे या कहीं और से वो रिटायर हो जाते हैं, वो ऑफिस के अंदर बिठाते हैं, तो उन बेचारों को अंदाजा नहीं होता, वो उन चीज़ों के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन किसी रेफरेंस को इस्तेमाल करके वो वहां तक पहुंचते हैं। तो फिर सिस्टम ऐसा ही चलता है कि इससे के अलावा तो सिस्टम नहीं चलता। फिर आगे वकील सलमान सफदर साहब ने जलसे में शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पढ़कर सुनाई। वजीर खारिजा खुद समझदार था, क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था वो समझ रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब बच गए थे, वो खुद बच गए थे, क्यों बच गए थे? क्योंकि उन्होंने वो साइपर बानी पीटीआई को कहा कि साइपर पढ़ दो। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में ये आए, उन्होंने कहा कि वो तो खुद बच गए थे क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि आप जाके ये साइपर जो है ना वो जलसे के अंदर आप पढ़ ले, जहां पे इमरान खान साहब ने वो साइपर यूं लहराया था कि ये साइपर बाहर से आए और इसी की वजह से जो है ना मेरी हुकूमत को गिराया जा रहा है। ये 25 मई की बात है। आज साइपर केस अंजाम को पहुंच के ये अब जो है ना रिमार्क्स जो है ना या बाहर जाए मीडिया टॉक में जो है ना बानी पीटीआई के चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने बाहर आके फिर मीडिया टॉक किए। तो इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि उन्होंने मीडिया टॉक में क्या कहा। उन्होंने बताया कि आज साइपर केस अंजाम को पहुंच गया है, तमाम मुकदमात खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि आज जो है ना साइपर केस की हवा निकल गई है, साइपर बाहर गया ही नहीं, बात का बतंगड़ बनाया गया है। 10 से 12 बार सवाल पूछा लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि 10 से 12 दफा जो है ना सरकार से सवाल पूछा लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। ये तासुर चल रहा था कि ये सजाई मौत का केस है, हुकूमत साबित नहीं कर सकी। ये तासुर इससे पहले चलता था कि इमरान खान साहब को जो है ना इस केस की वजह से सजाई मौत होगी, लेकिन आज वो इसमें कामयाब रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यू आ गए जिसमें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा, ये वकील साहब जो है ना उन्होंने कहा है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक दरख्वास्त भी हुई है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इस दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत हुई है। समाअत सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक जमात को सिंगल आउट क्यों किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने ये रिमार्क्स दिया कि सिंगल एक ही पार्टी को आपने क्यों जो है ना बाहर किया, बाकी पार्टियों को आप इन कर रहे हो, बाकी पार्टियों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगल पार्टी को आप लोगों ने क्यों जो है ना इलेक्शन से बाहर रखा है। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तवसीक की गई है, क्योंकि ये जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और एक और पार्टी ने ये जो है ना दरख्वास्त जमा की थी इलेक्शन कमीशन में कि इनके मजीद वक्त देना चाहिए, क्योंकि इतने कम वक्त के अंदर, इतने कम अरसे के अंदर जो है ना कागजाती नामजदगी जो है ना आसानी से जमा नहीं की जा सकती है, और मुमकिन है कि अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो कागजाती नामजदगी मुस्तरद भी हो सकती है। तो इनकी जो है ना वो उनकी जो दरख्वास्त है इसी के वजह से जो है ना 2 रोज़ मजीद दिए गए हैं और 24 दिसंबर तक जो है ना उनको वक्त दिया गया है, इतवार तक जमा करा सकेंगे वो अपने कागजाती नामजदगी। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी शुदा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। रिटर्निंग अफसरान कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। इंतखाबी प्रोग्राम में बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। आगे आते हैं और नेक्स्ट खबर की तरफ कि पीटीआई को बले का निशान मिलेगा या नहीं, आज फैसला होगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं थी, ना वहां से इनको कुछ फायदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने उनको वाज़ेह तौर पर बताया था कि आपके पास
اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور وہ فعال ہے، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے بھی تحریک انصاف کو ریلیف نہ مل سکا۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو آج فیصلہ کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فعال ہے، آپ وہاں سے کیوں رجوع نہیں کیا آپ نے؟ عدالت کا استفسار۔ تو اس میں بیرسٹر گوہر علی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سہولت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو جواب میں عدالت نے کہا کہ آپ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ ایسی بات کیسے کر سکتے؟ جسٹس عتیق شاہ صاحب نے کہا ہے ہم قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم قانون کے مطابق فیصلے کرتے، تو آپ تو ایک چیئرمین ہیں، تو آپ عدالت کے اوپر جو ہے نا توقع کیوں نہیں رکھتے، یا عدالت کے اوپر جو ہے نا آپ یقین کیوں نہیں رکھتے؟ پھر بلوچن کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دو دن سے جو ان کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں۔ ان کے حوالے سے بلوچ مظاہرین کی گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر سماعت بھی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آئی جی اسلام آباد پیش، یعنی انہوں نے آئی جی اسلام آباد صاحب نے کہا کہ 216 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں 34 جوڈیشنل حراست میں ہیں اور ایک فزیکل ریمانڈ پر ہے۔ پھر آگے مزید جو اس ریمارکس کو آپ مزید بھی دیکھ لیں۔ صبح بتایا گیا ہے کہ کچھ خواتین کو زبردستی واپس بھیجا جا رہا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ ریمارکس دیا ہے۔ جو واپس جانا چاہتے تھے، یہ آئی جی اسلام آباد نے کہا، جو واپس جانا چاہتے تھے ان کے لیے بس کی ارینجمنٹ کی تھی۔ I-10 میں یہ خواتین اور بچے موجود ہیں۔ آگے اسلام آباد کے جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خواتین جو نا I-10 میں موجود ہے، یہ بچے اور خواتین۔ اس کے ریمارکس پہ آئی جی صاحب نے کہا کہ بچے I-10 میں کیوں ہے؟ چیف جسٹس کا استفسار، وہ جہاں بھی جانا چاہے جا سکتے، پرامن احتجاج کرنا چاہے تو کر سکتے۔ عجیب سی چیز ہے، کیونکہ عدالت نے اس کے اوپر ریمارکس بھی دیا اور ان کو حکم بھی دیا، اور وہ چاہتے جہاں پہ جانا چاہے وہ جا سکتے اور پرامن احتجاج کر سکتے، اور یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اگر اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بہت سویلائز نیشن ہیں، لیکن ہم کسی کو احتجاج کرنے کا حق ہی نہیں دیتے۔ بہرحال اگر ہم باقی اس کی بنسبت اگر ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، ایون کہ وہ ان ممالک کے شہری بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ اپنی پارٹی کے لیے جو ہے نا احتجاج کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے نا امریکہ کے اندر کرتے ہیں، کوئی کینیڈا کے اندر کرتے ہیں، کچھ یو کے کے اندر کرتے ہیں، اور یو کے اندر تو اب مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے، جو اس کی وجہ سے مسلسل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے ان کے گھر کے سامنے احتجاج ہوتا ہے۔ لیکن آج تک کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یو کے والوں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا پاکستان کے شہری اور آپ یو کے اندر کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیویلائز نیشن ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جو ہے نا پرامن احتجاج جو ہے نا ہر شہری کا حق ہے اور وہ جو ہے نا احتجاج کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکتا، نہ کوئی اپنے ملک کا جھنڈا اٹھا سکتے، کیونکہ ایسے حالات ہم نے بہت دیکھے، اور بالخصوصاً افغان مہاجرین جتنے بھی تھے، اگر وہ اپنے ملک کا جھنڈا اٹھاتے تھے تو ہم اس کے اوپر کیس کرتے تھے، یا ان کو عدالتوں کے اندر کھینچا جاتا ہے، یا ان کو تانوں کے اندر لے کر آتے ہیں اور ان کو وہ سناتے ہیں کہ جو آپ یقین نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایک بندہ اگر آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، یا اپنے ملک کا کوئی بندہ ہے، یا پی ٹی آئی کے حالات بھی آپ نے دیکھے، پاکستان کے اندر کسی کی گاڑی کے اوپر اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاؤ تو اسی وقت ان کی گاڑی پکڑی جاتی ہے۔ یہ فوٹیجز ہم نے دیکھی ہے، بہت سے ویڈیوز وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھے، اور ویسے بھی فوٹیجز ہم نے بہت دیکھے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک جو ہے نا بہتری کی طرف جائے، یہاں پہ کچھ پڑھے لکھے لوگ آ جائیں۔ اور یہ تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔